देश के सारे प्रतिनिधिगण राजधानी में मिलते थे। उन्हें 6-6 के समूहों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक समूह को एक सम्मेलन कक्ष दिया जाता था। अगले 10 दिन तक समूह साथ रहता था, चर्चा, भोजन, मनोरंजन करते हुए अंत में वे एक नेता को चुनते थे। इस तरह 60 प्रतिनिधियों के 10 समूह नेता चुने जाते थे। इनमें से 7 को फिर इसी प्रकार चुना जाता था और फिर 7 में से एक उच्चतम नेता चुनकर आता था, तो वह गणतंत्र का राजा होता था। मैंने कहा। ताऊ मेरी बात पर हंसी और लतीनूजी कुछ झुंझलाए। राजा का इस तरह से चुनाव तभी किया जाता था जब उसका पूर्ववर्ती राजा बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता था, या उत्तराधिकारी को 7 व्यक्तियों की परिषद एक मत से स्वीकार न करे। उसे राजा की पदवी इसलिए दी जाती थी क्योंकि पहले तो वह पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि होता था और दूसरे 10 में से 9 बार वह राजा का पुत्र या निकट संबंधी होता था। कुछ कुछ रोम की परंपरा की तरह। फिर हाँ, बेशक, पर फिर भी यदि राजा थोड़ा सा भी तानाशाही प्रवृत्ति दिखाता था तो परिषद उसे हटा देती थी। पर फिलहाल हम एरोमो X3 के प्रवासियों की बात करते हैं। उनकी राजधानी, जिसे सवानासा नाम दिया गया था, सुवातु खाड़ी में स्थित एक पठार पर निर्मित थी। पठार 2 पहाड़ियों को छोड़कर एक दक्षिण पश्चिम में और एक दक्षिण पूर्व में मुंह महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान था। मुझे खेद है ताऊ, क्या मैं बीच में बोल सकता हूँ? जब आपने उस प्रलय की बात की थी जिसमें पृथ्वी की धुरी ही बदल गई थी, आपने कहा था कि चंद्रमा पर शरण लेना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वो था ही नहीं, और अब आप कह रही हैं कि प्रवासियों के लिए चंद्रमा पर बेस बनाए गए। उस समय चंद्रमा नहीं था जब ऑस्ट्रेलिया में काले लोग रहते थे, और उसके काफ़ी समय बाद तक भी। उससे बहुत पहले 2 छोटे चंद्रमा करीब 60 लाख वर्ष पहले, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, अंत में इससे टकरा गए। उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था, इसलिए हालांकि भयानक विनाश हुआ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 5 लाख वर्ष पहले पृथ्वी ने एक कहीं बड़े चंद्रमा को ग्रहण कर लिया, जो अब भी है। वह आपके ग्रह के काफ़ी निकट से गुजर रहा था और इसके ऑर्बिट में आकर्षित हो गया। चंद्रमाओं के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। आगे के विनाश इस घटना से शुरू हुए। आपके निकट से गुजरने कहने का क्या अभिप्राय है? वो टकराया क्यों नहीं, और आखिर चंद्रमा है क्या? वो टकरा गया होता, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। चंद्रमा मूल रूप से एक नन्हा ग्रह होता है जो अपने सूर्य के परितः सर्प गति से घूमता है और जो निरंतर कसता जाता है। छोटे ग्रह बड़े ग्रह की तुलना में अधिक तेज सर्प गति से घूमते हैं क्योंकि उनकी जड़त्व शक्ति कम होती है। उनकी सर्प गति तेज होने के कारण छोटे ग्रह अक्सर बड़े ग्रह के साथ हो जाते हैं, और अगर वे बहुत निकट से गुजरें तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के बल से अधिक होता है। छोटा ग्रह बड़े ग्रह की परिक्रमा करने लगता है सर्प गति से ही, जो कभी न कभी टकराव में परिणत हो सकता है। क्या आप ये कह रही हैं कि कविताओं और गीतों में उपमा पाने वाला हमारा चांद एक दिन हमारे सिर पर आ गिरेगा? एक दिन अवश्य ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल 1,95,000 वर्ष तक ऐसा नहीं होने वाला। मैं आश्वस्त दिखने लगा होऊंगा और मेरा भय कुछ हास्यास्पद, क्योंकि मेरे मेज़बान ज़ोर से हंस पड़े। ताऊ आगे बोली, जब ऐसा होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से टकराएगा, वो आपके ग्रह का अंत होगा। यदि पृथ्वी के निवासी आध्यात्मिक और तकनीकी रूप से उन्नत नहीं हुए तो इसका अर्थ होगा सर्वनाश, लेकिन यदि वे हो गए तो उन्हें दूसरे ग्रह पर सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा। सब कुछ अपने समय पर होता है मिशेल। अभी तो मैं मुंह महाद्वीप की कथा ख़त्म करती हूँ। सवानासा उस समय मैदान से ऊपर एक पठार पर स्थित थी जो औसतन समुद्र तल से 30 मीटर ऊंचा था। इस पठार के केंद्र में एक विशाल पिरामिड निर्मित किया गया। हर एक पत्थर जो इसके निर्माण में लगा कोई 50 टन से भी अधिक भारी थे। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटरी सिस्टम द्वारा 1 किलोमीटर के 5वें अंश तक काटा गया था। यह काम होलातन की खदानों में किया गया जो अब ईस्टर आइलैंड में मिली हैं, और जो उस समय एकमात्र स्थान था जहां ये विशेष पत्थर उपलब्ध थे। वहां पर एक और खदान महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में नोटोरा में भी थी। भारी भरकम चट्टानों का उस समय के लोगों के पास उपलब्ध एंटी ग्रेविटेशनल तकनीकी द्वारा यातायात किया गया। उन्हें प्लेटफॉर्म पर पक्की सड़क से 20 सेंटीमीटर ऊपर ले जाया गया और उसी सिद्धांत से निर्मित किया गया जिससे पिरामिड निर्मित किए गए थे। इस प्रकार की सड़कों का जाल सवानासा को केंद्र बनाकर मकड़ी के जाल की तरह सारे देश में बिछाया गया था।
बड़े बड़े पत्थरों को सवानासा ले जाया गया और परियोजना के मास्टर यानी प्रमुख वास्तुकार के निर्देशानुसार लगाया गया। काम पूरा होने पर पिरामिड की ऊंचाई ठीक 440.01 मीटर की थी और उसके चारों फलक कंपास के 4 कोणों से पूरी तरह उन्मुख थे। कैसे राजा का महल बनाया गया या उसकी कब्र, सबके चेहरों पर वही मुस्कान छा गई जो अक्सर मेरे प्रश्न करने पर दिखती थी। ऐसा कुछ नहीं था मिशेल, यह पिरामिड कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह एक यंत्र था, एक विशाल यंत्र मैं कहूँ तो, लेकिन वैसा ही यंत्र। ऐसे ही इजिप्ट में चेओप्स में पिरामिड थे, हालांकि यह काफ़ी छोटा था आकार में। एक यंत्र? कृपया स्पष्ट करें, मैं नहीं मान सकता। ये सच था। ताओ की बात मानने में मुझे दिक्कत लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक महान रहस्य का उद्घाटन होने जा रहा था जिस पर बहुत खोज हो रही थी और पृथ्वी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका था। आप समझ गए होंगे, ताओ ने फिर से शुरू किया, कि वे लोग बहुत अधिक विकसित और उन्नत थे। उन्हें ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ थी और उन्होंने अपने पिरामिडों का प्रयोग कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांडीय किरणों, शक्तियों, ऊर्जाओं, साथ ही स्थलीय ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए किया। अंदर कक्षों की स्थिति संक्षिप्त योजना के अनुसार राजा और कुछ महान दीक्षित व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली संप्रेषण केंद्रों की थी, जहां दूसरे ग्रहों और ब्रह्मांड की दूसरी सृष्टियों से संपर्क संभव होता था। पृथ्वी पर इस प्रकार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के साथ संपर्क अधिक समय तक संभव नहीं रहा, लेकिन मुंह पर उस समय सहज रूप से और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रयोग से वे निरंतर दूसरे जीवों से संप्रेषण करते थे और समानांतर ब्रह्मांड भी खोज सके। क्या पिरामिड का यही एकमात्र उद्देश्य था? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका दूसरा उद्देश्य था वर्षा करवाना। एक मुख्य रूप से चांदी की धातु से बनी विशेष प्रकार की मिश्र धातु से बनी प्लेटों के संयोजन से वे लोग कुछ ही दिन में देश के ऊपर बादलों को एकत्र करते थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्षा करवाते थे। इस प्रकार वे लोग सारे महाद्वीप पर स्वर्ग निर्मित कर सके। नदियाँ और झरने कभी नहीं सूखते थे, बल्कि लबालब भरे शांति से सारे मैदानों से जो समतल थे बहते रहते थे। फलों के वृक्ष सागर तल से ऊंचाई के अनुसार संतरों, सेबों आदि के भार से लदे हुए झुके रहते थे। स्वादिष्ट पौष्टिक फल जो अब पृथ्वी पर नहीं उगते, बड़ी मात्रा में उगाए जाते थे। उनमें से एक फल, जिसे लाइकोटी कहते थे, मस्तिष्क में क्रिया को प्रेरित करने का गुण रखता था, जिससे खाने वाले में उन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता आ जाती थी जो सामान्यतः संभव नहीं था। यह गुण कोई औषधि नहीं था, पर ऋषि लोग उसे बहुत खाते थे। लाइकोटी केवल राजा के बगीचे में ही उगाया जाता था, लेकिन मनुष्य जैसे कि वे होते हैं, छिपाकर उस फल को सारे महाद्वीप में उगाते थे। जो उस फल को उगाते हुए पकड़े जाते थे, उन्हें राजा की अवज्ञा करने के लिए कड़ी सज़ा मिलती थी। धर्म और शासन के मामलों में राजा की आज्ञा का कड़ा पालन करना होता था, क्योंकि वो परमात्मा का प्रतिनिधि था। यह पुस्तक लिखने में यह रोचक बात है कि लाइकोटी फल को खाने का निषेध बाइबल में लिखित फॉरबिडन फ्रूट से मिलता जुलता है। इस तरह राजा इसलिए नहीं था कि उसकी पूजा की जाए, वो केवल किसी का प्रतिनिधि था। वे लोग थाओरा, ईश्वर, आत्मा, एक और केवल एक सृष्टि के सृजनकर्ता और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ पर हमें मिशेल आपके ग्रह पर बहुत बहुत पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हें बताना है, जिससे आप अपने ग्रहवासियों को जागृत कर सकें। मैं इसलिए उस महाद्वीप का, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक था, अधिक वर्णन नहीं करूँगी। फिलहाल आपको बता दें कि 50,000 वर्ष बाद मुंह महाद्वीप की जनसंख्या 8 करोड़ हो गई। ग्रह को और खोजने और शोध करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाते थे। इन अभियानों के लिए ऐसे उड़ने वाले जहाज़ों का, जो आपके द्वारा फ्लाइंग सॉसर के नाम से पुकारे जाने वाले जहाज़ों से मिलते जुलते थे, प्रयोग किया जाता था। ग्रह पर अधिकतर काले, पीले और श्वेत प्रजाति के लोग भी थे। हालांकि श्वेत लोग आरंभ की तकनीकी समझ खो जाने के कारण वापस आदिम स्थिति में पहुंच चुके थे। श्वेत लोग वास्तव में पृथ्वी पर बहुत थोड़ी संख्या में बकरातिनियों और मुंह महाद्वीप की सभ्यता के बीच के समय में आए थे। वे लोग आज जिसे अटलांटिस महाद्वीप कहते हैं, वहाँ पर बसे थे, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारणों से उनकी सभ्यता समाप्त हो गई। भौतिक कारणों से आपका क्या आशय है? प्राकृतिक आपदाएं, जिन्होंने उनके नगर और वो सब कुछ जिससे उनकी तकनीकी जानकारी आगे बढ़ती, उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। मुझे इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। ग्रह पर खोज के अभियान चलाने से पहले मुंह महाद्वीप के वासियों ने सवानासा में स्थित पिरामिड के माध्यम से
शोध कार्य किए थे। शोध के परिणाम स्वरूप निर्णय लिया गया कि मुंह की पश्चिम दिशा में स्थित न्यू गायना और दक्षिण एशियाई क्षेत्र की तरफ विमान भेजे जाएं। साथ ही उन्होंने दक्षिण और मध्य अमेरिका में भी बस्तियां बसाईं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने एक कॉलोनियल बेस की स्थापना की, जो आगे चलकर आपके पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार टिटिकाका झील के निकट स्थित थियासुआनो है, उसका एक बड़ा नगर बन गया। उस समय एंडीज नहीं थे। इन पहाड़ों का जन्म बाद में हुआ, जैसे कि आप जल्दी ही जान जाएंगे। थियासुआनो पर एक विशाल पत्तन का निर्माण किया गया। उस समय उत्तर और दक्षिण अमेरिका समतल थे और बाद में एक अंतर्देशीय समुद्र को, जो वहाँ स्थित था जहाँ अब ब्राज़ील है, प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया। यह समुद्र अटलांटिक महासागर से भी जुड़ा था, जिससे एक महासागर से दूसरे तक जाया जा सके और अटलांटिस महाद्वीप पर बसा जा सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके पास उड़ने वाले विमान थे, उन्होंने उनका प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने एक नहर खोदी तो उनका विचार नाव प्रयोग करने का रहा होगा। उन्होंने अपने उड़ने वाली मशीनों का प्रयोग वैसे ही किया जैसे आप विमानों का करते हैं, मिशेल, लेकिन बहुत अधिक भारी वजन के लिए वे एंटी ग्रेविटेशनल मशीनें प्रयोग करते थे, ठीक जैसे आप पृथ्वी पर भारी वाहन प्रयोग करते हैं। इसलिए जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अटलांटिस महाद्वीप पर अपनी बस्तियां स्थापित की, क्योंकि उन्हें मुंह द्वीप की नई सरकार और उनका नया धर्म स्वीकार नहीं हुआ। इसलिए उनमें से बहुत से लोगों ने उत्तर यूरोप के क्षेत्र के लिए प्रवास करना बेहतर समझा। ये लोग पानी के जहाज़ों पर, जो भाप और हवा से संचालित होते थे, निकले। वास्तव में पूर्व ऐतिहासिक काल से गुजरने के कारण श्वेत लोगों ने भाप की शक्ति को खोजा। मैं यह भी बता दूं कि उस समय ब्रिटेन एक द्वीप नहीं था और उत्तर यूरोप से जुड़ा हुआ था। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तब नहीं था, क्योंकि अफ्रीका दक्षिण यूरोप से जुड़ा हुआ था। बहुत से श्वेत लोग प्रवास करके अटलांटिस से उत्तर अफ्रीका चले गए और उस क्षेत्र के काले पीले लोगों के साथ वर्ण संकर हो गए। यौन संबंधों से मिश्रित प्रजातियों का उदय हुआ, जो हज़ारों साल तक चलता रहा और जिन्हें अब आप बर्बर, तुआरेग्स आदि नाम से जानते हैं। उन दिनों हम लोग अक्सर पृथ्वी पर जाते थे। जब हमें समय अनुकूल लगता था तब हम मुंह के राजा से मिलने आते थे और उनकी प्रार्थना और जानकारी जो वे हमें देते थे, उसके अनुसार हम नई कॉलोनियों में भी जाते थे। भारत में उदाहरण के लिए या न्यू गायना में मुंह महाद्वीप के लोगों को वहाँ पर पहले से विकसित सभ्यता के होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम सब के सामने जाते थे उसी प्रकार के विमानों में जिससे हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हालांकि उनकी आकृति अलग तरह की होती थी। हमारा आकार हमेशा से बड़ा रहा है और हमारा दीप्त सौंदर्य अधिक विकसित नहीं हुए लोगों के लिए, और कभी कभी जो नरभक्षी भी थे, दिव्य सा रहा है। हमारे अभियान के अनुसार यह महत्वपूर्ण था कि हम मैत्रीपूर्ण दिव्य लोगों की तरह से कोलोनाइजरों के सामने आएँ, जिससे युद्ध ना हो, जिसे वे भी अपनी प्रगति, विश्वास और धर्म के कारण नहीं चाहते थे। उस समय हमारे बार बार आते रहने से पृथ्वी पर अनेकों लोक कथाएँ प्रचलित हो गईं, जिनमें हम जॉइंट्स और स्वर्ग से आए चैरियट्स ऑफ फायर कहा गया। हम मुवासियों के घनिष्ठ मित्र थे और मेरी एस्ट्रल एंटिटी उस समय भी ऐसे ही शरीर में थी जैसा मैंने अभी पहन रखा है। कलाकारों और मूर्तिकारों ने हम पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मुंह के राजा से विचार विमर्श किया और हमें अमर करने के लिए एक काम किया। होलातन, जो आज ईस्टर आइलैंड है, उस पर स्थित विशाल मूर्तियाँ उस महान काम के उदाहरण हैं। उस समय की सभ्यता के लिए उनके काम, कौशल, कला के क्षेत्र के चरम बिंदु थे, आकार, आकृति और स्टाइल में। इस तरह से मेरी प्रतिमा गढ़ी गई। वह बन चुकी थी और उन भव्य प्लेटफॉर्म के जाल द्वारा, जो सारे देश में जाल की तरह फैलता हुआ समानासा में समाप्त होता था, स्थानांतरित करने के लिए तैयार थी। उस समय के प्रमुख व्यक्ति ने इन मूर्तियों को या तो राजा के बगीचे में स्थापित किया या उस पथ के किनारे जो पिरामिड तक जाता था। दुर्भाग्य से जब मेरी मूर्ति और बहुत सी मूर्तियों के साथ उठाई जाने वाली थी, तब प्रलय आ गई, जिसने सारे मुंह महाद्वीप को नष्ट कर दिया, पर हुलातन का कुछ हिस्सा बचा रहा। आप समझ सकते हैं कि कुछ हिस्सा कहने से मेरा मतलब है कि खदानें जितनी आज अवशेष के रूप में हैं, उनसे 10 गुना बड़ी थी। जो हिस्सा प्रलय में नष्ट नहीं हुआ, वहीं पर मेरी मूर्ति खड़ी की गई थी। मेरी वह भव्य मूर्ति इस तरह ईस्टर आइलैंड पर सुरक्षित रह गई। जब आपने मुझे बताया कि आपने मुझे ईस्टर आइलैंड पर एक मूर्ति के रूप में स्वप्न में देखा, तो मैंने इसे सुनिश्चित करते हुए कहा कि मैं वही था। आपने सोचा मैं रूपक की बात कर रहा था, लेकिन वह केवल अर्ध सत्य था।
आप देखेंगे मिशेल कि कुछ स्वप्न जैसे कि आपका लकोतिना से प्रभावित होते हैं। यह एक शब्द है जिसका समानार्थक शब्द पृथ्वी की किसी भी भाषा में नहीं है। आपके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि आप इस प्रक्रिया को समझें, लेकिन इसके प्रभाव में स्वप्न सच्चे होते हैं। ताओ ने अब अपना वर्णन रोक दिया, अपनी चमक भरी मुस्कान के साथ यह जोड़ते हुए, अगर आपको ये सब याद रखने में कोई कठिनाई हुई तो मैं सही समय पर आपकी सहायता करूंगी। इसके साथ वो उठकर खड़ी हुई और हम सब भी।